नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 112 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, हमने फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस किया था। और फैराडे लॉ में फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया था कि जब भी हमारे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ जब चेंज हो रहा होता है, तब इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंड्यूस करता है। आज हम क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंपल भाषा में बोलें तो आज हम उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आज का एम समझ में आया आपके? अगर आपके एम समझ में आ गया तो फटाफट से रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ में आई बात? ओके, तो लिख के चलते हैं एक बेहतरीन तरीके से और आपको क्या होगा, बेहतर तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कोई नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा है, अगर आपने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा है और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वो सारे क्वेश्चन किए हैं, तो इस प्रॉब्लम को करने में या फिर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपको इट्टू सी भी कसर मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ओके, लेकिन है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन गेट में बन जाता है कभी कभी, और कभी कभी जैम में भी बनता है। ठीक है, जैम में और गेट में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ से के जैसा ही है, लेकिन हम वो फील नहीं ले पाते। यहां पर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने एम्पियर्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और गॉस लॉ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। हम उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैथमेटिकली वो बात क्या होती है, सच होती है, जो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। तभी यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आसान होता है अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा क्या होती है, आपको मुश्किल होती है। ठीक है, और आप तो पढ़ ही रहे हैं तो इसका ना आपको कोई भी मुश्किल होने वाली नहीं है। ओके, तो हमें लिख के चलेंगे हम। तो लिख के चलो, सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टुडे we want to calculate this induced electric field. Let's do it. Okay, since we know, तो लिख के चलेंगे, since if E is electric field, then it will satisfy ये कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फैराडे वाला जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं है, कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंस इफ E is an electric field, it will satisfies following टू इक्वेशंस। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो गॉस लॉ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दूसरा ये जो फैराडे लॉ है उसको भी क्या करना चाहिए, इसने सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पर, तो टू इक्वेशन दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। इफ बी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम देन इसका कर्ल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर चेंज हो रहा है बी टाइम के साथ तब उसका कर्ल जीरो नहीं होगा, वो कितना होगा, डेल क्रॉस ई के वो कितना होगा, माइनस का डेल बी बाय डेल टी के बराबर होगा। तो इसको इन दोनों कंबाइनली क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं इफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली Faraday
इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास जो गिवन फील्ड है यहाँ पर ई है, ये क्या हो मेरे पास? प्योरली फैराडे फील्ड हो। कहने का मतलब ये प्योरली इंड्यूस्ड फील्ड हो, और यहाँ पर किसी दूसरे के कारण यहाँ पर फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी चार्ज के कारण फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस फील्ड की बात कर रहे हैं जो कब इंड्यूज हो रखा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूज हो रखा है। अगर मेरे पास फील्ड सिर्फ किसके कारण हो? सिर्फ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फील्ड हो, तो उसका मतलब क्या होगा? जो रो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। देन रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ उस फील्ड की बात कर रहा हूं जो फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रखा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रखा है। फील्ड यहां पर सिर्फ जो फील्ड बोल रहा हूं मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रखा है, यानी मैं किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं चार्ज को वहां पर इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूं, जो चार्ज डेंसिटी रो है वो कितनी हो जाएगी? मेरी 0 हो जाएगी। तब ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। एंड इक्वेशन 1 will be modified, and equation 1 will be modified as following as following। देखो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? ये मॉडिफाई हो जाएगी ऐसे कुछ कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा, बिकॉज रो इक्वल टू 0, तो डेल डॉट बी ई इक्वल टू 0। एंड जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वो डेल क्रॉस ई इक्वल टू, वो तो उतनी ही रहेगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये डेल टी आ जाएगा। एंड कंबाइनली से दिस इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो? कंबाइनली इक्वेशन नंबर 2 बोल दो ना। अब देखो, अब कुछ मैथमेटिक्स की ओर रुक करते हैं। दिस इक्वेशन 2 इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू, लिख के चलो किसके इक्विवेलेंट है देखते हैं। दिस इक्वेशन 2 इज मैथमेटिकली similar to following equation। देखो सिमिलर है, यानी दोनों क्या है? सेम, मतलब दोनों को हम सेम फुटिंग में रख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है? देखो, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू कितना होता है? हमेशा 0 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। एंड कर्ल ऑफ बी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है, जहां पर जे क्या है मेरे पास? करंट डेंसिटी है। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। एक बार यहां पर देखो, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है, यहां पर डेल डॉट ई इक्वल टू कितना है? 0 है। यहां पर डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट इंटू जे है। यहां पर डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना है? माइनस का डेल बी बाई डेल टी है। यानी ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मैथमेटिकली क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। मैथमेटिकली सिमिलर, फिजिकल मीनिंग दोनों का सेम नहीं है। इसका फिजिकल मीनिंग कुछ और है, इसका फिजिकल मीनिंग कुछ और है, लेकिन मैथमेटिकली दोनों के हैं? सेम है। दिख रहा है? दिख रहा है? सेम दिख रहा है आपको? आंसर है हाँ जी, दिख रहा है। अब अगर दोनों मैथमेटिकली सेम है, मुझे यहां पर बी निकालना आता है नहीं आता है? अब ध्यान सुनो बात को। क्या अगर मेरे पास इस टाइप की एक सिचुएशन दे रखी है और आपसे मैं कहूं कि इक्वेशन 3 में जो बी है उसे फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे बताओ? कैसे फाइंड करोगे? इस इक्वेशन 3 में जो बी मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे फाइंड करोगे? आंसर है एम्पेयर्स लॉ की हेल्प से। अगर सिमेट्री अलाउ कर रही है तो, ठीक है, अगर वो कैसे हो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो या फिर खाली एक वायर हो या कोई प्लेट हो, तो अगर सोलेनॉइड हो तो उस टाइम पर मैं बी नहीं निकाल सकता? किसकी हेल्प से? एम्पेयर्स लॉ की हेल्प से। आंसर है हाँ जी, निकाल सकता हूं। तो जिस तरीके से मैं यहां पर बी निकाल सकता हूं एम्पेयर्स लॉ की हेल्प से, तो सिर्फ मैं अगर मैथमेटिक्स को सोचूं तो यहां पर इस इक्वेशन नंबर 2 में जो ई है उसे भी मैं एम्पेयर्स लॉ की हेल्प से निकाल सकता हूं। अब यहां पर एम्पेयर्स लॉ नहीं लगाना है, एम्पेयर्स लॉ जैसा लगाना है, लेकिन वो एम्पेयर्स लॉ नहीं गिना जाएगा। दोनों को मैथमेटिकली मैं एम्पेयर्स लॉ से निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? यहां ई को, यहां बी को निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? आंसर है हाँ जी, निकाल सकता हूं। देखो मैंने जो बोला मुंह से, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन लिख के चलते हैं, समझ में आएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिंस इन इक्वेशन 3 if you asked me to find b in equation 3, then I will
डू इट, आई विल डू इट बाई एम्पियर्स लॉ, बाई एम्पियर्स लॉ इन फॉलोइंग वे, इन फॉलोइंग वे। देखो क्या होगा वे, देखो क्या करूंगा, जो यहाँ मेरे पास सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको कर ले लो, टेकिंग कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिंस वी हैव कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना है मेरे पास, तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे है। दोनों क्या कर दो, सरफेस इंटीग्रल, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों वो सरफेस इंटीग्रल ले लिया। तो डेल क्रॉस बी डॉट कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे, और दिस इज डॉट कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा। ये तो किया हमने पहले भी। ओके, अब देखो यहां पर यहां पर क्या लगा दो, कर्ल थ्योरम लगा दो या फिर स्टोक्स थ्योरम लगा दो। फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम दिस सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रेशन, एंड दिस लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर कितना बच गया मेरे पास, जे डॉट डी ए बच गया, एंड दिस जे डॉट डी ए इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर्स लूप। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर हाजिर होता है। तो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए लूप, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कितना आ जाएगा, ये आई इनक्लोज आ जाएगा, दिस इज आई इनक्लोज। हियर आई इनक्लोज इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर्स लूप। जो करंट इनक्लोज आई इनक्लोज है वो क्या है मेरे पास, करंट इनक्लोज बाय द एम्पियर्स लूप है। तो यहां से मैं बी निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, आंसर हाजी निकाल, सिंपल सी बात है, हमने बहुत बार निकाल रखा है, निकाल रखा है, आंसर हाजी निकाल रखा है। तो ये मेरे पास जो आई इनक्लोज है, दिस इज करंट इनक्लोज बाई, करंट इनक्लोज्ड बाई एम्पियर्स लूप, बाई एम्पियर्स लूप। ओके, नाउ तो जिस तरीके से मैंने यहां पर इक्वेशन 3 के लिए बी फाइंड किया, सेम इसी वे में ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके मैं यहां से ई निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, आंसर है हाजी ई निकाल सकता हूं। यहां पर बी निकालना सबको आता है ना, कि अगर आपको एक वायर दिया हो और उस वायर से एस डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो आप एक एम्पियर्स लूप खींच के वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो, नहीं करते हो, करते हो। अगर मेरे पास एक वेरी लॉन्ग वायर दिया हो तो सेम केस में अगर यहां पर भी तो वही होगा कि अगर मेरे पास एक वायर हो, उस वायर में मेरे पास क्या हो, एक टाइम वेराइंग करंट फ्लो कर रही हो, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब उस टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसको मैं यहां से निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, ऐसा ही कुछ करके, ऐसे ही कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके निकाल सकता हूं, निकाल सकता, आंसर है हाजी निकाल सकता हूं। तो सेम थिंग, तो जो हमने यहां पर किया, तो सेम थिंग एज वी डू, तो यहां पर लिख के चलेंगे, now after seeing this, now after doing above thing we can say, या फिर आफ्टर ऐसा लिखो, आफ्टर since equation 3 and 2 are mathematically similar, मैथमेटिकली दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, सो वी कैन फाइंड E in equation 2 in a same way, as we found B for equation 3, इक्वेशन 3 के जैसे मैंने बी निकाला, उस तरीके से इक्वेशन 2 के लिए मैं ई निकाल सकता हूं, आंसर आते निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालो, क्या लिखा मैंने, सिंस इक्वेशन 3 and 2 आर मैथमेटिकली सिमिलर, सो वी कैन फाइंड ई इन इक्वेशन 2 इन ए सेम वे एज वी फाउंड बी फॉर इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करो, सिंस हमारे पास क्या है, सिंस डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या है, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ दोनों सरफेस इंटीग्रेशन लिया था, तो यहाँ भी क्या दोनों सरफेस इंटीग्रेशन ले लो, तो टेकिंग सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड, तो डेल क्रॉस ई और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज
अगेन सरफेस इंटीग्रल, दिस इज डेल बी बाई कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। ओके, तो नीचे का मिटाना पड़ेगा हमको। देखो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया यहाँ से क्या ना। अब यहाँ पर अगेन से क्या लगा दो, स्टोक्स थ्योरम लगा दो, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट कितना आ जाएगा, डी एल आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट कितना आ गया, ये डी आ गया, कितना आ गया, बी डॉट डी ए। एंड वी ऑल नो कि दिस बी डॉट डी ए इज मैग्नेटिक फ्लक्स, होता है नहीं होता मैग्नेटिक फ्लक्स है, आंसर है हाँ जी होता है। अब ये कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द एम्पियर्स लूप। जो यहाँ मेरे पास आई इनक्लोज था ना, वो यहाँ क्या है मेरे पास, ये चीज है, यानी जो आई इनक्लोज है वो क्या है, करंट पासिंग थ्रू द एम्पियर्स लूप। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या है मेरे पास, फ्लक्स, यहाँ बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, यहाँ बोलते हैं एम्पियर्स लूप। ओके, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का डेल बी बाई डेल टी, एंड दिस इज फाई इनक्लोज, क्या है मेरे पास, डेल बी बाई डेल टी ऑफ किसका, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ फाई इनक्लोज आ गया। ओके, तो दिस इज माई फॉर्मूला टू फाइंड ई। अब ई तो निकाल सकते हैं वहां पर। अब जो फाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फाई इनक्लोज है, वो क्या है मेरे पास, फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप। ओके, अब अगर मैं इसे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बोल दूं और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल दूं, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में जो काम यहाँ पर म्यू नॉट आई कर रहा है, वही काम यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस का डेल फाई बाई डेल टी कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो लिख के चलो, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 जो मेरे पास माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ फाई इनक्लोज है, ये एनालॉगस है, एनालॉगस नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको, सेम फुटिंग में है, यानी जो काम वहां ये कर रहा था वो काम ये कर रहा है। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। यहां पर मेरे पास फाई इनक्लोज क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द एम्पियर्स लूप, और जो आई इनक्लोज है यहां पर ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज बाय द एम्पियर्स लूप। ठीक है, तो दिस थिंग ये इक्वल नहीं है। ओके, ये क्या है 3 बार, यानी दोनों क्या है एक दूसरे के समानांतर है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं और आप क्लियर हो जाओगे, फिर उसके बाद आपको कोई भी संदेह नहीं रहने वाला कि किस तरीके से हम इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। और जिन बच्चों ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ को अच्छी तरह से पढ़ा है, और जितने क्वेश्चन मैंने वहां पर करा रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और मेरे सारे के सारे लेक्चर देखे हैं, उसको तो मतलब यहाँ पर तो बहुत ही उसको खुशी मिली होगी कि मतलब कितनी अच्छी चीज़ है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और जो पहली बार इधर कूदा है उसको दिक्कत हो सकती है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ पर, एक क्वेश्चन में आते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो क्लियर है, मतलब जो ये जो फॉर्मूला वहाँ पर निकल के आ रखा है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, हो सके तो ऊपर वाले को भी याद रखना। ठीक, क्योंकि बात सेम ही है, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, दोनों फॉर्मूले का ऐसे यहाँ पर क्या लगा दो, इस तरीके से स्टार लगा दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रिफिथ का क्वेश्चन है 7.7, ग्रिफिथ 7.7 क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टी। अब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में है, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, या फिर एस फाई जेड है, या फिर आर थीटा फाई है, इसके साथ क्या है वो कांस्टेंट है। लेकिन टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप उसका स्नैपशॉट लो या फिर फोटो खींचो उस मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो एंटायर रीजन में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। ग्रिफिथ के क्वेश्चन में भी क्या होता है, मतलब वहीं से अच्छी चीज निकल के आती है। ग्रिफिथ का क्वेश्चन करोगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो क्या है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला, फिर ऐसा बोलेगा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे, टाइम के साथ वेरी भी कर रहा है, यूनिफॉर्म भी है, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर तुम किसी टाइम पर उस मैग्नेटिक फील्ड की फोटो खींचते हो, तब उस टाइम पर वो मैग्नेटिक फील्ड इंटायर रीजन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको ऐसा बोलते हैं, वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी एक्स वाई जेड के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, एंड क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग स्ट्रेट अप। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग स्ट्रेट अप। ठीक है, एंड फिल्स द शेडेड रीजन इन फिगर, fills the shaded region in following figure. If B is changing with time, if B is changing with time, what is the induced electric field? What is the induced इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, देखो डायग्राम बना रखा उसने कुछ तरीके से है कि ये क्या है मेरे पास, एक इस तरीके से एक हमें क्या दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। ठीक है, इस रीजन में, और ये फील्ड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, और इसमें इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बीटी है, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, और हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है इस पर्टिकुलर रीजन में जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो कैसे फाइंड करोगे, तो सिंस वी नो कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक सिंस वी नो ऐसे लिख के चलेंगे कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना है, माइनस का डेल फाई बाई डेल टी ऑफ किसका, फाई इनक्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे जूम कर लिया मैंने कि ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये वो रीजन है, ये वो शेडेड रीजन है। ठीक है, एंड ये क्या है, इसका मान लिया दिस इज सेंटर, ये क्या है, इसका सेंटर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की ओर है, ये है। ठीक है, इसको बना नहीं रहा मैं, जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर उसको बना नहीं रहा, लेकिन है या हमको यहाँ पर पता है कि कहाँ की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऊपर की ओर है। अगर मेरे पास ये रीजन है, इफ दिस इज माय रीजन, ये लूप कितनी बार काम आ गई ना। ठीक है, इफ दिस इज माय रीजन देन आवर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे, यानी कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, यानी ऐसे पास कर रहा है, लेकिन वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर दिखा नहीं रहा, पर आपके दिमाग में लेके चलो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की ओर है। अब देखो, अब अज्यूम करो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लूप खींच दी। अब लूप कैसे खींचेंगे, देखो सिमेट्री है यहाँ पर, आंसर है हाँ जी है, सिमेट्री है। देखो लूप कैसी आएगी, अगर ये रीजन सर्कुलर है तो लूप भी कैसी आएगी, सर्कुलर आएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या खींच लिया, मैंने यहाँ से बोल दिया एस डिस्टेंस पर एक इस तरीके से एम्पेयर्स लूप ड्रॉ कर दी। क्या कर दी मैंने, एस डिस्टेंस पर एम्पेयर्स लूप ड्रॉ कर दी। एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड खींच देते हैं। ठीक है, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरीके से ऊपर की ओर है। अब देखो, अब इस तरीके से मैंने एक एम्पेयर्स लूप खींच दी यूं करके, और ये मैग्नेटिक फील्ड खाली एक लाइन में नहीं है, हर जगह है। ठीक, अब हर जगह तो बना नहीं सकता यहाँ पर मैं, तो अब मुझे क्या निकालना है, फाई इनक्लोज निकालना। सबसे पहले राइट हैंड साइड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फाई इनक्लोज निकालने के लिए कैसे निकालोगे बताओ, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहने दो, दिस इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, दिस इज माई एम्पेयर्स लूप एंड लेट अस अज्यूम वी आर मूविंग इन फाई कैप डायरेक्शन। नहीं, कैसे घूम रहे हैं हम, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, किसमें, इस एम्पेयर्स लूप में, एंड दिस विल इक्वल टू माइनस का डेल बाई डेल टी। और ये कैसे निकलेगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट कितना हो जाएगा, ये डी ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी डॉट डी ए। अब देखो बी कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, और जो डी ए है वो भी कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। दोनों के एंगल कितना है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज ई डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बाई डेल टी, एंड बी इज इन अपर डायरेक्शन, तो डी ए भी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी डी ए हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब देखो बी कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई यहाँ पर क्या आएगा, देखो जो डी ए है उसके रिस्पेक्ट में जो बी है वो कांस्टेंट है। बी यूनिफॉर्म बोल रखा है, अगर बी यूनिफॉर्म है, वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
कांस्टेंट होगा, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा है, इंटीग्रेशन तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। अगर हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो या तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के रिस्पेक्ट में, या फाई के रिस्पेक्ट में, या फिर जेड के रिस्पेक्ट में। तो अज्यूम करो ये क्या है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, एस मान ली, ठीक है। जो लूप खींची है उस लूप की रेडियस कितनी है, एस हमने क्या कर रखी है, अज्यूम कर रखी है। तो बी कांस्टेंट और बी इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया, ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, एंड दिस इज माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, तो बी ऐसे बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बच गया। ना इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब होल एरिया किसका, जितने से फ्लक्स पास कर रहा है, यानी लूप के जितने रीजन से फ्लक्स पास कर रहा है। लूप के कितने रीजन से फ्लक्स पास कर रहा है, देख लो, ये फ्लक्स पास कर रहा है इस रीजन से, यानी इस लूप का एरिया, और इस लूप का एरिया कितना है, दिस इज पाई एस स्क्वायर, बिकॉज दिस लूप इज सर्कुलर लूप, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई एस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, देखो ये आ गया मेरे पास कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बाई डेल टी, और अंदर कितना बच गया, ये बी, और बी टी का फंक्शन है, ठीक है, ध्यान देना। जो बी है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो वहां लिखा है, बी इज टाइम वेरिंग, तो बी इस डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं आएगा, एंड इनटू कितना हो जाएगा, ये पाई एस स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। देखो पाई और एस स्क्वायर दोनों क्या है, टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, जो बचेगा दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एल दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पाई एस स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया, ये डेल बी डिवाइडेड बाय कितना बच गया, डेल टी बच गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी, और पाई और एस स्क्वायर बोथ आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, एस इज नॉट कांस्टेंट एक्चुअली इन प्रैक्टिस। अगर हम एस के रिस्पेक्ट में करते तो उसका डिफरेंशिएशन होता, लेकिन यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है। क्लास 11th की मैथ्स से आती है आपको। अब बात आती है किसकी, देखो राइट हैंड साइड तो क्या होगा, सॉल्व हो गया। अब बात आती है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। अब जब हम किसकी बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, जब गॉस लॉ में हमने ऐसे कुछ किया था, और जब हमने एम्पेयर्स लॉ में ऐसा कुछ किया था, तब वहां पर हमको पहले से पता था कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की ओर है। लेकिन यहां पर हमको ऐसा कुछ पता नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में होगा, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बातें करें, तो हमें बोल सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल होगा, या तो वो 0 होगा, या कितना होगा, वो पाई होगा। अपने एक्सपीरियंस के वजह से बोल रहे हैं, एक तुक्का टाइप का लगा रहे हैं, लगा दो तुक्का, तो ऐसा बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बोल रहे हैं हम फाई कैप डायरेक्शन में है, बिकॉज अवर डीएल इज इन फाई कैप डायरेक्शन। कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फाई कैप डायरेक्शन में है क्या हमारा डीएल। और ऐसा बोल रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है। क्योंकि अभी तक हमने जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, कहाँ, गॉस लॉ में, हमने या तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 लिया है, या फिर कितना लिया है, हमने पाई लिया है, ठीक है। ऐसा किया नहीं किया, आंसर आज ही किया है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ई क्या है, कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज डीएल। ई कांस्टेंट है कहने का मतलब कि यहां से जो डिस्टेंस है एस, वो इस लूप में हर जगह क्या है, सेम है या नहीं है। यानी जो एस डिस्टेंस है, जो एस है, वो क्या है, सेम है, बिकॉज दिस लूप इज सर्कुलर। तो इस लूप में हर पॉइंट पर जो ई होगा वो सेम होगा। अगर ई सेम है तो क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ, यानी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा वहां पर। तो इंटीग्रेशन साइन से क्या आ गया, बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया मेरे पास, सिंपल डी एल बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पाई एस स्क्वायर, एंड दिस इज डेल बी डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये डेल टी आ गया। और हमने अज्यूम कर रखा कि ई इज इन फाई कैप डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखना। ई किस डायरेक्शन में बोल रखा है हमने, फाई कैप डायरेक्शन में है, ऐसा बोला है हमने, ओके। अब देखो फिर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अवर लूप, तो दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई एस आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना, पाई एस स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना आ गया, डी बी डिवाइडेड बाय कितना आ गया, डी टी आ गया। देखो इस एस से ये एस कैंसिल हो जाएगा, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना निकल के आ गया, माइनस का एस बाई 2, और ये बच गया मेरे पास कितना, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी बच गया, ठीक है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके ना। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो हमने पहले बोल रखा है कि डायरेक्शन कहाँ की हो रहा है इसकी, फाई कैप डायरेक्शन में, तो माइनस का एस बाई 2 इंटू कितना आ गया, ये डेल वी
डिवाइड में कितना डेल टी आ गया और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी फाई कैप हो जाएगी। और ये क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो फाई कैप नहीं है, बल्कि वो कौन सी है, माइनस फाई कैप है। अगर वो फाई कैप ही होती तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आता है। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन हमने ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन फाई कैप डायरेक्शन, तो हमेशा अभी जब भी हम ऐसी बातें करेंगे इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डीएल के डायरेक्शन में ही ले लेंगे। और अगर हमने डायरेक्शन गलत ली होगी, अगर वो प्लस फाई कैप में होकर माइनस फाई कैप में होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो तो हो गया। फिर क्या है, ये क्या निकल गया, हमारा उत्तर निकल गया। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। कोई दिक्कत हुई इसमें, कोई आपको नई चीज दिखी, कोई भी यहाँ पर नई चीज आपको देखने को नहीं मिली, तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक, तो E इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का S/2 डेल बी बाई डेल टी फाई कैप। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे कि हमको एक सॉलिनॉइड दिया होगा, उस सॉलिनॉइड में चेंजिंग करंट होगी, उस चेंजिंग करंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रही है और वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर उस टाइम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जो कि हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट एम रहेगा। मैं चाहता तो उन क्वेश्चन को आज यहाँ पर करा देता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक बार इस पूरे टॉपिक को दोबारा से पढ़ें और एक बार ध्यान से इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या फिर जो हमने मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हम लाए, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला जो ला रखे हैं हम, इस फॉर्मूले के बारे में एक बार सोचो, थोड़ा इसको क्या करो, इसके अपने दिमाग में इसको बैठाने की कोशिश करो। ठीक है, और एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार अपने मन से करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ वाली तो बात ही नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपने एम्पियर्स लॉ ध्यान से पढ़ा है, गॉस लॉ ध्यान से पढ़ा है, तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल था। अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा हो। लेकिन जब हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम बहुत सारे का मतलब यहाँ पर 3 या 4 से ही होता है। ठीक है, बहुत सारे का मतलब यहाँ पर 10-20 से नहीं होता है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आप ग्रिफिथ के या फिर किसी अच्छी बुक के कर लोगे तो मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है। अमृत की एक ही बूंद काफ़ी होती भाई। ठीक है, वहाँ पर कूड़ा कबाड़ा नहीं भरना है। आपने 20 क्वेश्चन कर लिए और एक अच्छा क्वेश्चन आया, आप नहीं कर पाए, तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, हम 4 अच्छे क्वेश्चन करें ना, ज़्यादा फायदा उसी में रहेगा। तो अच्छे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अच्छी बुक से आते हैं। अच्छी बुक का मतलब मेरा मतलब क्या है, ग्रिफिथ। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन कर लिए फिर आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के, मतलब इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक, तो कल क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपके लिए होमवर्क क्या है, आप इसको पढ़ो, और दूसरा, अगर आपको अच्छा लगा, पूरा लेक्चर अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि हाँ जो लेक्चर है उसे मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करना चाहिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर से करो। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।